आज मैं फिर से एक मस्त सा मिनी चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये कहानी जितनी ज्यादा रोमांटिक है उतनी ही रिवेंज से भरी पड़ी है, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। कहानी के स्टार्टिंग एक एक्सीडेंट के सीन को दिखाने से होता है। ये एक्सीडेंट इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि ये किंग और उसके पेरेंट्स तीनों की ही इसमें जान चली जाती है। बट ये किंग मरने से पहले अपनी छोटी सी स्टोरी हमारे साथ शेयर करती है कि बचपन से ही वो बहुत ही ज्यादा शार्प दिमाग की थी, जिस वजह से उसने कम एज में पढ़ाई कंप्लीट कर ली और उसके बाद जॉब भी करने लगी। उसने अपने डैड के साथ मिलकर अपने फैमिली बिजनेस को इतना ज्यादा सपोर्ट किया कि वो हाइचन सिटी के टॉप पर पहुंच गई और उसे उसका प्यार भी मिल गया। इसलिए वो और उसके पेरेंट्स अपने परिवार से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ, उन्होंने उनकी आंखें खोल दी। आज जब वो कहीं पे जा रहे होते हैं तभी रास्ते में उन तीनों का एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ पे तीनों की ही जान चली जाती है। पर फिर भी वो संतुष्ट होते हैं और इस दुनिया को छोड़ने से पहले एक बार अपने परिवार से मिलने के लिए पहुँचते हैं, जहाँ पे उनकी अंतिम विदाई चल रही थी। ये देखकर उन्हें काफी संतुष्टि मिलती है कि जितना वो अपने परिवार के लिए करते थे उतना ही उनका परिवार भी उनसे प्यार करता था। बट उनका ये भ्रम थोड़ी ही देर के अंदर टूट जाता है जब काम वाली यहाँ पर आकर बताती है कि फैमिली हेड मतलब ये किंग के ग्रैंडपा इस फ्यूनरल में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वो मछली पकड़ने के लिए चले गए हैं। वहीं पे उनकी वाइफ भी मंदिर चली गई हैं, इसलिए वो भी इस फ्यूनरल को अटेंड नहीं कर सकती हैं। और तो और ये किंग के अंकल भी इस फ्यूनरल को अटेंड नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वो काम के सिलसिले में विदेश जा रहे हैं। ये देखकर तीनों को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कि जिस परिवार के लिए उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा, वही परिवार वाले उसे लास्ट टाइम देखने तक नहीं आए हैं। बट माँ को अभी भी थोड़ा सा रिलैक्स होता है कि उनकी बेटी रूरू इस फ्यूनरल में उनके साथ है। लेकिन उनकी ये गलतफहमी भी थोड़ी ही देर के अंदर खत्म हो जाती है, क्योंकि रूरू भी रोने का नाटक कर रही थी। और जब परिवार वाले यहाँ पे नहीं आते हैं तो वो नाटक करना छोड़ देती है और उसके दिल में जितनी भी भड़ास होती है वो एक एक करके निकाल देती है। पता चलता है कि रूरू को इस फैमिली ने गोद लिया था। मॉम अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा उससे प्यार करती थी, लेकिन रूरू को हमेशा ऐसा लगता था कि वो अपनी बहन से पीछे है। इसीलिए उसके मर जाने पे वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और खुशी खुशी में ये भी बता देती है कि उसे अपनी बहन से इतनी ज्यादा जेलसी थी कि उसने उसके फियांसे तक को चुरा लिया। और वो साथ में कई बार सो चुके हैं, क्योंकि अब उन्हें किसी से भी डर नहीं है। आगे वो अपने डैड के डेड बॉडी के पास जाकर ये भी कह देती है कि उसके डैडी इतने ज्यादा बेवकूफ हैं कि ग्रैंडपा भी उनसे प्यार नहीं करते हैं और सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने छोटे बेटे को देने का इरादा बना चुके हैं। और अब रूरू को किसी भी बात का डर नहीं होता है, इसीलिए वो बेखौफ होकर इनके डेड बॉडी के सामने ही फियांसे को किस करने लगती है। उसी समय यहाँ पे सु परिवार का येन आता है और फियांसे की इस करतूत की वजह से उसे जोरदार पंच मारता है। ये किंग और येन का रिश्ता बिजनेस वर्ल्ड में दुश्मनी का था, इसलिए ये किंग येन को यहाँ पे देखकर सोचती है कि शायद वो उस पे हंसने के लिए आया होगा, लेकिन इकलौता वही ऐसा पर्सन होता है जो कि ये किंग और उसके परिवार के मर जाने पे उसे दुख होता है। तब जाकर ये किंग को रियलाइज होता है कि जितना वो उसे बुरा समझती थी उतना वो नहीं है। इसलिए वो कसम खाती है कि अगर उसे बाय चांस दूसरा मौका मिलता है तो वो इन सब से बदला लेगी। उसी समय घड़ी की सुइयां पिछली दिशा में घूमने लगती हैं और इन तीनों का फिर से रीबर्थ हो जाता है, वो भी उस एक्सीडेंट से ठीक एक दिन पहले। दूसरा जन्म मिलने के बाद ये किंग डिसाइड करती है कि वो अपनी बहन के साथ पूरे परिवार से बदला लेगी और आज वो पहली बार काम को बीच में छोड़कर घर जाने की बात करती है। भले ही वो इस कंपनी में जनरल मैनेजर की पोस्ट पे थी, वो कंपनी की बैकबोन की तरह थी और हमेशा ही काम को खत्म करने के बाद ही घर जाती थी। लेकिन आज इम्पोर्टेंट मीटिंग होने के बावजूद भी वो काम को छोड़ देती है और सीधा घर जाती है, जहाँ पे वो अपने फियांसे को अपनी बहन के साथ देखती है, वो भी काफी क्लोज कंडीशन में। ये दोनों तो हमेशा की तरह इंसान होते हैं और एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी नजर ये चैन पे जाती है वो तुरंत ही घबरा जाते हैं और सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। रूरू अपनी बहन के पास जाती है और समझाने की कोशिश करती है कि जैसा वो देख रही थी वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं चल रहा था, उसका फियांसे तो बस उसे मिलने के लिए आया था। ये चैन कुछ नहीं कहती है बल्कि उसे जोरदार थप्पड़ लगा देती है। फियांसे बीच में आकर बीच बचाव करता है और ये किंग को बातें सुनाता है, लेकिन रूरू हमेशा की तरह स्वीट वाली लड़की बनने की एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि इसमें ही उसकी कोई गलती होगी, इसलिए उसकी बड़ी बहन उसे थप्पड़ मार रही है और अगर उसे और भी थप्पड़ मारकर अच्छा महसूस होता है तो वो और भी थप्पड़ मार सकती है। ये सुनकर ये किंग कहती है कि आज कंपनी में उसका मूड खराब हो गया था, इसलिए उसकी बहन अगर ऐसा मौका दे रही है तो वो उस मौके को हाथ से जाने नहीं देगी। ऐसा कहते हुए वो उसे फिर से कई सारे थप्पड़ लगा देती है। रूरू से रहा नहीं चाहता है और वो उसे मारने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन ये किंग उसे रोकते हुए फिर से थप्पड़ लगा देती है। ये सब कुछ देखकर फियांसे अब और बर्दाश्त नहीं कर पाता है और एक उनको डांटते हुए रूरू से माफी मांगने के लिए कहता है। साथ ही उसे वार्न भी करता है कि अगर वो उससे माफी नहीं मांगती है तो वो उसके साथ रिश्ता कैंसिल कर देगा। ऐसा कहते हुए वो सोचता है कि ये लड़की तो हमेशा से उसे इतना ज्यादा प्यार करती है कि वो उसे रिश्ता तोड़ने से बेहतर माफी मांगना मंजूर करेगी। लेकिन सामने से ये किंग का जवाब आता है कि अगर तुम शादी तोड़ना चाहते हो तो तोड़ सकती हो। ये बात इन दोनों को हैरान कर देती है। फियांसे कहता है कि तुम्हें पता है ना कि हमारी शादी बिजनेस डील के साथ जुड़ी हुई है, अगर ये शादी टूटती है तो इससे दोनों परिवार का नुकसान होगा और ज्यादा तो तुम्हारे ही परिवार का नुकसान होगा।
ये किंग कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि किसका नुकसान होने वाला है, अगर तुम रिश्ता तोड़ना चाहती हो तो तोड़ सकते हो। आवाज सुनकर ग्रैंडपा और ग्रैंडमा भी हॉल में आ जाते हैं और हमेशा की तरह पूरी बात को ना सुनते हुए ये किंग को बड़ा बनकर रूरू से माफी मांगने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम इस परिवार की बड़ी हो, तुम्हें परिवार की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। ये किंग ग्रैंडपा की बातें सुनती है और मन ही मन सोचती है कि अगर उसे दूसरा चांस नहीं मिला होता तो वो ग्रैंडपा के ऐसे चिकनी चुपड़ी बातों में फंस जाती और आगे चल के ग्रैंडपा उसे छोड़ देते और सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने दूसरे बेटे के नाम कर देते। इसलिए दूसरा मौका मिलने के बाद तो वो इन परिवार को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली थी। वो ग्रैंडपा से कहती है कि ठीक है, मैं बड़ा बनकर इन सब से माफी मांग लूंगी, लेकिन उससे पहले आपको अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम ट्रांसफर करनी होगी। ये सुनकर तो ग्रैंडपा और ग्रैंडमा दोनों ही हैरान हो जाते हैं। ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें इस परिवार की विरासत नहीं मिल सकती है क्योंकि तुम एक लड़की हो। ये सुनकर ये किंग कहती है कि जब कंपनी में काम करने की बारी आती है और सभी जिम्मेदारी को उठाना होता है तो सबसे पहले मैं आती हूँ, लेकिन परिवार की विरासत मुझे नहीं मिल सकती है क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। क्या बेतुका मजाक है, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। और वैसे भी मैं इस लड़के से शादी नहीं करना चाहती हूँ जिससे अपने आप एक कंट्रोल भी नहीं है। ऐसा कहते हुए अपनी बहन और फियांसी पे इल्जाम लगाती है कि वो दोनों मिलकर उसे चीट कर रहे हैं। ये सुनकर वो तुरंत इस बात को नकार देते हैं और कहते हैं कि अगर उनके पास कोई सबूत है तभी वो कुछ कह सकती है। ये किंग कहती है कि उसके पास सबूत तो नहीं है, लेकिन अगर वो लोग कसम खाकर इस बात को कहते हैं तो वो इस बात को मान लेंगी। अब इन दोनों को लगता है कि कसम खाना कौन सी बड़ी बात है, इसलिए वो झूठी कसम खा लेते हैं कि अगर वो एक दूसरे के साथ संबंध में है तो उन्हें खतरनाक मौत मिलेगी। जिसके बाद वो ये किंग से कहते हैं कि अब हमारा काम हो गया और अब तुम्हारी बारी है। अगर तुम हमारे सामने घुटने टेक कर हमसे माफी मांगती हो तो सब कुछ यहीं पे खत्म हो जाएगा, नहीं तो ये शादी यहीं पे टूट जाएगी। ये सुनकर ये किंग कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तुम शादी तोड़ सकती हो। ग्रैंडपा इस बात से इतना ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि अपनी छड़ी उठाकर उसे मारने वाले थे। उसी समय यहाँ पे मॉम आ जाती हैं जो कि उन्हें ऐसा करने से रोकती हैं और अपनी बेटी को सही सलामत देकर उन्हें काफी संतुष्टि मिलती है। उसी समय रूरू आगे बढ़ती है और हमेशा की तरह मॉम के सामने इनोसेंट बनने की कोशिश करती है और कहती है कि बहन ने उसे बिना वजह थप्पड़ मारा। ये सुनकर मॉम उससे कहती है कि उसने तुम्हें थप्पड़ कहाँ पे मारा। जैसे वो बताती है कि किस गाल पे, वो तुरंत ही वहाँ पे 2 थप्पड़ और लगा देती है और कहती है कि वो मेरी रियल डॉटर है, आखिर मैं तुम्हारी बातों पे भरोसा क्यों करूंगी। ये सुनकर रूरू थोड़ा सा और नाटक करती है और कहती है कि अगर आपको मुझे अपनी सौतेली बेटी कहना है तो आप मुझे यहाँ से भेज सकती हो। मॉम कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम यहाँ से जा सकती हो। रूरू के पास मॉम को फंसाने का कोई और रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो ग्रैंडमा के पास चली जाती हैं और फिर ग्रैंडमा मॉम को बातें सुनाने लगती हैं और कहती हैं कि अगर एक बार ये फैमिली किसी बच्चे को गोद ले लेती है तो वो हमेशा ये परिवार का सदस्य रहता है। जिसके बाद वो मॉम को और भी बातें सुनाती हैं कि वो कभी भी बेटे को जन्म नहीं दे पाई, इसलिए उसे बोलने का कोई भी हक नहीं है। मॉम को ये सब कुछ सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो फर्स्ट टाइम ग्रैंडपा को बहुत सारी बातें सुना देती हैं कि बेटे कोई महान नहीं होते हैं, बेटियां उनसे कई गुना ज्यादा अच्छी होती हैं और लायक होती हैं, तो उन्हें बेटा नहीं है इस बात का उन्हें बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। आवाज सुनकर यहाँ पे अंकल की फैमिली भी आ जाती है और जैसे ही अंकल ये किंग को घर पे देखते हैं वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि आज कंपनी में इतनी बड़ी मीटिंग है, तुम मुझसे छोड़कर यहाँ पे क्या कर रही हो। ये किंग कहती है कि अंकल आप तो डिपार्टमेंट जनरल मैनेजर हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको उस मीटिंग में होना चाहिए ना कि मुझे। अंकल तुरंत ही इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए काम का बहाना बना देते हैं। ग्रैंडपा भी पीछे नहीं हटते हैं, अपने पोते और अपने दूसरे बेटे को ये किंग को पकड़कर फोर्सफुली फियांसे के सामने झुकाकर उसे माफी मांगने के लिए कहते हैं। मॉम बीच में आकर बीच बचाव करती हैं, लेकिन आंटी उन्हें धक्का मार देती हैं, जिसके बाद ये दोनों आगे बढ़ती हैं और उसे घुटने पे लाने पे मजबूर कर देते हैं। ठीक समय पे यहाँ पे डैड आ जाते हैं, जिसे देखकर सभी लोग शांत हो जाते हैं, लेकिन ग्रैंडपा अपने बेटे को से कहते हैं कि वो ये किंग को मजबूर करे, क्योंकि अगर वो रिश्ता तोड़ देगी तो इससे ये फैमिली को बहुत ही नुकसान हो सकता है। ये किंग और उसके पेरेंट्स तीनों का ही रीबर्थ हुआ होता है, लेकिन किसी को भी एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। इसीलिए मॉम जब बात को बिगड़ते हुए देखती हैं तब वो तुरंत ही डैड से कहती हैं कि अगर आज वो अपनी बेटी का साथ नहीं देते हैं तो वो उनसे डाइवोर्स ले लेगी। डाइवोर्स की बातें सुनकर तो ग्रैंडमा ऐसे खुश हो जाती हैं कि जैसे वो हमेशा से ही ऐसे चाहती थी। वो अपने बड़े बेटे को बहलाने लगती हैं और कहती हैं कि अगर वो शादी तोड़ना चाहती है और तुमसे डाइवोर्स लेना चाहती है तो कोई भी बात नहीं है, वैसे भी वो तुम्हें बेटा नहीं दे पाई है, मैं तुम्हारी फिर से शादी करा दूंगी। बाकी लोग भी ग्रैंडमा का ही साथ दे रहे होते हैं और मॉम को भला बुरा कह रहे होते हैं। सही मौका पाकर रूरू भी पीछे नहीं हटती है, वो तुरंत डैड के पास चली जाती है और बताती है कि बहन को गलतफहमी हो गई थी, जिस वजह से उसने उसे थप्पड़ मार दिया। क्योंकि हमेशा की तरह डैड रूरू को ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए वो सोचती थी कि इस बार भी वो उसका ही साथ देंगे। लेकिन दूसरी तरफ धीरे धीरे मॉम का गुस्सा फूटने लगता है। उन्होंने तो सोच लिया होता है कि आज उनके हस्बैंड ने अगर उनका साथ नहीं दिया तो वो उन्हें पक्का छोड़ देंगी। और ये किंग भी अपनी डैड से कह देती है कि वो माफी नहीं मांगने वाली है, जिससे पूरे परिवार वाले उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। उस समय पिता पहली बार बोलना स्टार्ट करते हैं और कहते हैं कि अगर उनकी बेटी माफी नहीं मांगना चाहती है तो छोड़ सकती है, जिसपे सभी घर वाले उन्हें ही बातें सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि वो अपने बच्चों को बिगाड़ रहे हैं।
सबकी बातें सुनने के बाद डैड इस बात को क्लियर कर देते हैं और कहते हैं कि ये मेरी बेटी है, इसे जितना बिगड़ना है वो बिगड़ सकती है, उसके लिए किसी और को अपना खून जलाने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखकर रूरू भी उनका कान भरने लगती है, लेकिन पिता उसकी बातें सुनकर इतने ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि वो भी उसे थप्पड़ लगा देते हैं और फिर वो उससे वार्न करते हैं कि वो ऐसे छोटी मोटी बातों को अपनी बातों के जरिए इतना बड़ा ना करे। साथ ही वो फियांसे को भी डांटते हैं और उसके डैड से उसे कहने के लिए कहते हैं कि उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। उसके चले जाने के बाद ग्रैंडपा इन तीनों को बहुत सुनाते हैं और कहते हैं कि वो इन दोनों को कंपनी से बाहर निकाल देंगे। डैड को भी इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो अपनी बेटी और अपनी वाइफ के साथ कमरे में चले जाते हैं, जिसके बाद अंकल ग्रैंडपा से कहते हैं कि क्या आप सच कह रहे थे, आप बड़े भाई को कंपनी से बाहर निकाल दोगे। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो, मैं उसे कंपनी से बाहर निकाल दूं और तुम दोनों को कंपनी सौंप दूं जिन्हें कंपनी संभालना तक नहीं आता है। वो बस मुझसे गुस्सा था, इसलिए मैंने गुस्से में उसे कुछ बातें सुना दी, लेकिन कंपनी को संभालने के लिए और उसे आगे पहुंचाने के लिए उसे और उसकी बेटी की हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत है। दूसरी तरफ हम इन तीनों को कमरे में देखते हैं। बात करने से सभी को इस बात का रियलाइज होता है कि सबको दूसरा मौका मिला है और सबका फिर से रीबर्थ हुआ है। इसीलिए मॉम एंड डैड ये किंग से माफी मांग रहे होते हैं, क्योंकि पिछली जिंदगी में उसके साथ जो कुछ भी गलत हुआ था उनमें कहीं न कहीं इन दोनों का भी हाथ था। लेकिन ये किंग जानती है कि उसके पेरेंट्स गलत नहीं थे, बल्कि उन्हें तो कुछ लोगों ने रास्ते से भटका दिया था, इसलिए वो इन दोनों को माफ कर देती है। जिसके बाद ये लोग पूरी फैमिली को छोड़कर तीनों साथ में घूमने का फैसला करते हैं। तभी अचानक से ये किंग को यान की याद आती है, इसलिए वो पेरेंट्स को अकेले घूमने के लिए भेज देती है और वो उसके साथ रात में वो सोचती है कि वो उसके साथ बातें करना कैसे स्टार्ट करे, क्योंकि उसे पहले से तो पता चल चुका था कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन वो उसे डायरेक्टली बात नहीं कर सकती थी। इसलिए वो थोड़ा अपना दिमाग लगाती है और अपनी कुछ सेक्सी फोटो खींचते हुए अचानक से उसके पास भेज देती है। दूसरी तरफ हमारा हीरो जो कि अपना काम कर रहा होता है और अचानक से उस लड़की की तस्वीर ऐसे कंडीशन में देखता है जिसे वो पसंद करता था, उसके मुंह से तो पानी ही बाहर निकल जाता है। वो तुरंत ही अपने असिस्टेंट को थोड़ा दूर रह के खड़ा होने के लिए कहता है और फिर से फोटो देखने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो फोटो डिलीट कर चुकी होती है और वो झूठ बोलती है कि उसने गलती से फोटो उसके पास भेज दिया। जिसके बाद वो उससे पूछता है कि वो उस फोटो को किसके पास भेजना चाहती थी, क्या वो उसका फियांसे था। वो इसका आंसर नहीं देती है, बल्कि उसे डायरेक्टली डिनर के लिए पूछ लेती है। अब ये देखकर तो वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। वो समझ नहीं पाता है कि इस लड़की का प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि इनके रिलेशन ऐसे नहीं थे कि वो इस तरीके से बातें कर सकते थे, पर फिर भी वो जाने के लिए हाँ कर देता है। और उसके मैसेज को देखकर ये किंग भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यन इतनी आसानी से मान सकता है। नेक्स्ट हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पूरी ये फैमिली मिलकर ब्रेकफास्ट कर रही थी, लेकिन ग्रैंडमा आज के नाश्ते को देखकर चिढ़ जाती है और नौकरानियों को बातें सुनाने लगती है कि नाश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तभी नौकरानी इस बात को क्लियर करती है कि पहले उनके लिए नाश्ता घर की बड़ी मैडम बनाती थी, जो कि आज सुबह से नहीं देखी है, जिस वजह से उन्हें नाश्ता खुद ही बनाना पड़ा है। तभी ये किंग भी एक सुंदर सी ड्रेस पहनकर बाहर आती है। ग्रैंडपा तो उसे इस समय घर पे देखकर गुस्सा करने लगते हैं और उसे तुरंत ही काम पे जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो उनके मुंह पे ही मना कर देती है और कहती है कि कंपनी के बड़े बड़े लोग तो यहाँ पे बैठकर आराम कर रहे हैं, तो आखिर वो काम क्यों करें। और हाँ, मेरे पेरेंट्स कुछ समय के लिए अब्रॉड गए हैं, तो उन्हें फोन करके परेशान ना करें। ऐसे कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद तो छोटे भाई की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो कंपनी को संभाल नहीं सकता है। वहीं दूसरी तरफ आंट और रूरू उसके ड्रेस को देख रही होती हैं और सोच रही होती हैं कि वो इतनी प्यारी सी ड्रेस पहनकर इतने सुबह सुबह कहाँ पे जा रही है। बाद में ये लोग खुद ही से क्लेरिफाई कर लेते हैं कि शायद अपने फियांसे को मनाने के लिए जा रही होगी, लेकिन वो तो सीधा ऐसे रेडी होने के बाद अपने दुश्मन के कैबिन में पहुंच जाती है, वो भी समय से पहले, और वहाँ पे जाकर वो रिलैक्स होकर बैठ भी जाती है। लेकिन उसे इस तरीके से अपने कैबिन में देखने के बाद तो येन और उसके असिस्टेंट की हालत खराब हो जाती है। वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर वो उनके कैबिन में क्या कर रही है। असिस्टेंट को ऐसा लगता है कि शायद वो काम में हेल्प चाहती है, जिस वजह से वो यहाँ पे आई है। ये भी कह देता है कि वो उसके इरादों को समझ चुका है और वो उसके जाल में नहीं फंसने वाला है, बट उसे खुद भी रियलाइज नहीं होता है कि वो तो उसके प्यार में इतना ज्यादा पागल हो गया है कि उसने पेपर्स तक को उल्टे पकड़े हैं और उसे इस बात का रियलाइज भी नहीं है। जिसके बाद वो जैसे तैसे अपने काम पे ध्यान लगाता है और काम करने लगता है। कुछ समय के बाद जब उसका काम खत्म होता है तब वो देखता है कि ये किंग सो चुकी है। अब इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर वो खुद को रोक नहीं पाता है और उसके पास चला जाता है और उसे प्यार से देखने लगता है। फिर एक ही खांसी पे वो अपना कोट निकालता है और उसे ढक देता है, जिस वजह से ये किंग की आंखें खुल जाती हैं और वो ये देखकर तुरंत ही पीछे हट जाता है। ये किंग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन शुगर लेवल लो होने की वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं। इसलिए वो येन को अपने पर्स से कैंडी निकाल कर खिलाने के लिए कहती है। जैसे वो उसे खिलाता है वो उसे अपने लिप्स से उसके हाथों को टच कर देती है, जिस वजह से बेचारा घबराते हुए तुरंत ही पीछे हट जाता है। ये किंग उससे खाने का कह के जैसे ही आगे बढ़ती है वो अपने कोट को स्मेल करने लगता है, क्योंकि उसके अंदर से ये किंग की खुशबू आ रही होती है। लेकिन जैसे ये किंग उसे ऐसा करते हुए पकड़ती है वो तुरंत ही अपने कोट को नीचे फेंक देता है और कहता है कि मुझे दूसरों की खुशबू बिल्कुल पसंद नहीं है। ये किंग उसकी हालत तो समझ चुकी होती है, इसलिए वो उसके साथ थोड़ी सी फ्लर्ट करने लगती है और कहती है कि अब समझ में आ रहा है कि 28 के होने के बावजूद भी तुम सिंगल क्यों हो। अच्छा होगा कि अब तुम मेरे साथ खाने के लिए चलो। बेचारा येन कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लेता है, लेकिन वो उसके हनी ट्रैप से बच नहीं पाता है, इसलिए वो उसे खुद पे ही शर्माने लगती है। जिसके
जिसके बाद वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। होटल पहुंचने के बाद जहाँ पे ये किंग खाने को एंजॉय कर रही होती है, वहीं पे यन को उसके ऊपर डाउट हो रहा होता है। इसलिए वो उसे डायरेक्टली कह देता है कि तुम चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो, लेकिन उस प्रोजेक्ट को मैं तुम्हें नहीं दूंगा। ये सुनकर वो उससे कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारे पास आई हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कहते हुए वो उसके पास आती है और उसकी गोद में बैठ जाती है। यन कहता है कि तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, कितने भी ट्रैप मेरे ऊपर क्यों ना लगा दो, लेकिन मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला हूँ। ये सुनकर वो उसके क्लोज जाने लगती है और उसे किस करने वाली थी, लेकिन जैसे वो दोनों किस करने वाले होते हैं उसी समय यहाँ पे फियोंसे आ जाता है, जो कि ये सब कुछ देखकर जोर से चीखने लगता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। वो साफ साफ आंसर दे देती है कि वो एक अमीर लड़की को फंसाने की कोशिश कर रही है, और रही उसकी बात तो उसने तो उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया है, तो वो यहाँ पे भिन-भिनाने की कोशिश क्यों कर रहा है। अब फियोंसे से बर्दाश्त नहीं होता है कि उसने उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया। वो कहता है कि अभी भी रिश्ता है और इस रिश्ते को इतनी आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन ये किंग उसकी बातों पे ध्यान नहीं देती है, बल्कि उसे डांट कर उसे वहाँ से भगा देती है। इसके जाने के बाद यन को भी थोड़ी सी गलतफहमी हो जाती है कि ये किंग प्रोजेक्ट के साथ साथ उसका भी इस्तेमाल कर रही है, लेकिन वो भी वहाँ से गुस्से में निकल जाता है। गुस्से में के बाद वो उसे घर छोड़ने के लिए आता है। ये किंग उसके मूड को देखकर समझ आती है कि अभी भी वो उसे गुस्सा है, इसलिए वो उसे कहती है कि आज जो कुछ भी हुआ था मैंने दिल से किया था, इसीलिए तुम कुछ और मत समझ लेना। जिसके बाद वो घर चली जाती है। यन भी उसके सामने गुस्सा होने की एक्टिंग तो कर रहा होता है, लेकिन उसके साथ बस इतना ऐसे समय बिताने की वजह से वो उस प्रोजेक्ट को ये फैमिली के लिए छोड़ देता है, जो कि ये फैमिली को चाहिए थी। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही ये किंग घर पे पहुंचती है, पूरी फैमिली मिलकर उसका बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत करती है और सभी एक ही बार में टूट पड़ती हैं। वो भी पीछे नहीं हटती है, वो भी सबके साथ बदतमीजी करने लगती है। ग्रैंडपा तो उसके सामने उसकी वीडियो भी दिखाने लगते हैं कि वो बाहर लड़कों के साथ घूम रही है। इसमें उसे फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि जब वो यन की तस्वीर देखती है तो उसे इस बात की खुशी होती है कि उसने इस बार अपने लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर चूज किया है। दूसरी तरफ सारे घर वाले एक साथ मिलकर उसे बहुत सारी बातें सुनाए जा रहे होते हैं, लेकिन वो किसी पे भी ध्यान नहीं देती है। लेकिन जब ये लोग हद से आगे बढ़ जाते हैं तब ये किंग इन्हें जाने नहीं देती है। वो एक एक करके सभी परिवार वालों की क्लास लगा देती है। वो ऐसे ऐसे बातें सामने लाती है जिसमें से कोई भी उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता है। जिसके बाद वो अपने भाई को बुलाती है, जो कि काफी डर चुका होता है। वो उसके हाथ से आईपैड लेती है और कहती है कि तस्वीर अच्छी है, इसलिए मैं इसे अपने साथ लेकर जा रही हूँ। इसके बाद वो सभी को छोड़कर आराम से अपने घर में जाती है और फेस पैक लगाकर रिलैक्स होने लगती है। उसी समय यन का मैसेज उसके पास आता है, क्योंकि उसकी ईयररिंग उसके कार में ही रह गई थी। ये देखकर वो उसे फिर से मिलने की बात करती है, क्योंकि इससे उसे मिलने का दूसरा मौका मिल जाएगा। जिसके बाद वो अच्छे से रेडी होती है और सुबह में उससे मिलने के लिए बाहर निकलती है, लेकिन बाहर फिर से सभी लोग उसके इंतजार में खड़े होते हैं। ग्रैंडपा तो उसे देखते ही उसे नॉन स्टॉप बातें सुनाना स्टार्ट कर देते हैं। आज फियोंसे के पेरेंट्स भी आए होते हैं, जो कि वो भी उसे बातें सुना रहे होते हैं। ये किंग सभी की बातें सुनती है और कहती है कि अब मैंने रिश्ता तोड़ दिया है, इसलिए मुझे आप लोगों की बकवास सुनने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये देखकर तुरंत ही फियोंसे के परिवार का बिहेवियर चेंज हो जाता है और वो लोग रिश्ता फिर से जोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। साथ ही हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सैन फैमिली की कंपनी और उनकी कंडीशन भी कुछ ठीक नहीं थी, जिस वजह से ये किंग के साथ शादी करना उनके लिए भी जरूरी था। इसलिए जब शादी टूटने की बात उन्हें पता चलती है तब वो अपनी बेटी पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं ताकि वो सभी चीजों को सेटल कर सके। अब इनके ऐसे बदले व्यवहार को देखकर तो ये किंग को भी इन पे शक होता है। तभी असिस्टेंट का मैसेज आता है, क्योंकि उसके हाथ में फियोंसे की कुछ तस्वीर लगी थी। इसलिए वो कुछ टाइम तक इनके मजे लेने की कोशिश करती है और कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, तुम्हें मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगना होगा। रूरू ये देखकर बीच में बचाव करने के लिए आती है, लेकिन बैन उसके ऊपर डायरेक्टली वार कर देती है और कहती है कि क्या तुम मेरे फियोंसे को पसंद करती हो, जिस वजह से तुम उसे बचाने के लिए आई हो। इस वजह से उसे पीछे हट जाना पड़ जाता है और फियोंसे को उसके सामने झुककर माफी मांगनी पड़ती है, वो भी काफी देर तक। ये किंग इनके इरादों को तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ रही होती है, इसलिए वो हाँ कर देती है और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ असिस्टेंट पेपर्स तैयार कर लेता है और अपने बॉस को दे देता है। साथ ही उन्हें 2 न्यूज भी सुनाता है, एक गुड होती है और एक बैड होती है। बैड न्यूज़ ये होती है कि ये किंग अपने फियोंसे के साथ बहुत ही जल्द शादी करने वाली है, और गुड न्यूज़ ये होती है कि ये किंग उससे मिलने के लिए आई है। उसी वक्त ये किंग भी उसकी कैबिन में आ जाती है। उसे काम करते हुए देखकर वो उससे पूछती है कि क्या तुम बिजी हो। वो उसे आंसर नहीं देता है, बल्कि उसके झुमके को निकाल कर उसके सामने रख देता है। वो पेपर्स देखती है और तुरंत ही उस पेपर्स को रख देती है और उसके साथ बात करने की कोशिश करती है। वो उसे अवॉइड कर रहा होता है, तब वो उसे कहती है कि मेरी शादी तय हो गई है, इसलिए तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती हो क्या। उसे कहते हुए उसके क्लोज होने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे धक्का दे देता है। वो गिरने वाली होती है, इसलिए वो उससे तुरंत अपने पास खींच लेता है। दोनों काफी नजदीक होते हैं, जिस वजह से उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है। वो तुरंत ही अपनी गोद से उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे ये कहते हुए मना कर देती है कि उसने खुद ही उसी गोद में बैठने के लिए कहा था। वो उसे कहता है कि जल्दी यहाँ से हटो, नहीं तो मैं दोनों प्रोजेक्ट कैंसिल कर दूंगा। वो कहती है कि अब मुझे इसकी फिक्र नहीं है। जिसके बाद वो उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगती है। वो काफी गुस्से में होता है, तब वो उसे शांत करने के लिए किस करती है और कहती है कि तुम्हारे लिप्स तो काफी ज्यादा सॉफ्ट हैं, जिससे वो सुन पड़ जाता है और कहता है कि तुम क्या चाहती हो। ये सुनकर वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें चाहती हूँ।
और मुझे लगता है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, इसलिए तो तुमने मुझे 10 अरब वाले प्रोजेक्ट ऐसे ही दे दिए। लेकिन यन तो इस बात को नकार देता है कि वो उसे पसंद करता है, बल्कि वो उसे ये कहता है कि वो नहीं चाहता है कि वो उसके आगे पीछे इस तरीके से घूमे। ये चीज उसे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है, इसलिए वो उसे प्रोजेक्ट दे रहा है ताकि वो यहाँ से चली जाए। बट वो चाहती नहीं है, अपना झुमका लेती है और दोनों प्रोजेक्ट को वापस से उसे देते हुए ये कहती है कि ये उसकी तरफ से उसकी डाउरी है और वो किसी अरे गहरे से शादी नहीं करने वाली है, वो तो सिर्फ और सिर्फ उससे ही शादी करेगी। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। असिस्टेंट भी ये सारी बातें सुन रहा होता है। उसके जाते ही वो भी बड़बड़ाते हुए कैबिन के अंदर आता है और हाल ही में होने वाले चैरिटी गाला में इनवाइट करता है। पहले तो बॉस मना कर देता है, लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि ये किंग भी वहाँ पे जाने वाली है, वो तुरंत ही अपना फैसला चेंज कर देता है। वहीं दूसरी तरफ ये किंग के पास उसका फियांसे कॉल करता है और वो भी उसे चैरिटी हॉल में से जाने के लिए इन्वाइट करता है और उसे अच्छी सी गाउन देने का भी वादा करता है। वो भी जाने के लिए मान जाती है क्योंकि उसके भी कुछ अपने प्लान होते हैं। जिसके बाद फियांसे अपने पेरेंट्स को बताता है कि उसने आसानी से ये किंग को चैरिटी में जाने के लिए मना दिया है, लेकिन मॉम को पता होता है कि ये किंग पहले से बहुत ही ज्यादा चेंज हो गई है, इसलिए उसके ऊपर काबू करना होगा। इसलिए वो अपनी बेटी के साथ एक घटिया प्लान बनाती है। वो कहती है कि चैरिटी हॉल में तुम्हें उसके साथ इंटीमेट होना होगा और उसकी वीडियो भी बनानी होगी, तब जाकर हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। फियांसे कहता है कि ठीक है, लेकिन उसके कपड़े दिलाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे काफी सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। ये सुनकर मॉम कहती है कि कोई बात नहीं है, आगे चलकर तुम्हें बहुत ही बड़ा प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट हमें चैरिटी हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फियांसे ये किंग के साथ एंट्री लेता है। ये किंग बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही होती है और सभी रिपोर्टर्स तुरंत ही उनके पास आते हैं और उनसे बात करने लगते हैं। रिपोर्टर्स यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन उनकी शादी को लेकर करे होते हैं। ये किंग तुरंत ही इस मौके का फायदा उठाती है और सबके सामने नादान बनते हुए सबसे ये कह देती है कि आज उसका फियांसे उसके लिए रूबी नेकलेस खरीदने वाला है। अब जिस नेकलेस की उसने बात छेड़ी होती है उसका कॉस्ट तो मिलियन में था, जिस वजह से बेचारा फियांसे फंस जाता है और वो रिपोर्टर्स के सामने कुछ कह भी नहीं पाता है। उसी वक्त पार्टी में यन भी एंट्री लेता है। सभी रिपोर्टर्स की नजर उस पे रुक सी जाती है क्योंकि यन कभी भी ऐसे चैरिटी में नहीं आया करता था। समय के बाद जब ये दोनों अलग होते हैं तब फियांसे उसके ऊपर गुस्सा करता है और कहता है कि मैं तुम्हें कब सरप्राइज देने वाला था। ये सुनकर वो अपना इल्जाम सारा का सारा रूरू के ऊपर डाल देती है और कहती है कि मैंने रूरू को बात करते हुए सुना था कि तुम मुझे सरप्राइज देने वाली हो आज के चैरिटी हॉल में और तुम मेरे लिए रूबी नेकलेस खरीदने वाले हो, इसलिए मैंने कह दिया था। अगर तुम्हें उस महंगी सी चीज को नहीं खरीदना है तो मैं भी रिपोर्टर्स के सामने कह दूंगी कि मुझसे गलतफहमी हुई थी। अब रिपोर्टर्स के सामने उसकी बेइज्जती ना हो जाए, जिस वजह से वो इस बात को मान लेता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और इस चीज के लिए भी वो उसे बदला लेने का इरादा बना रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ ये किंग जैसे ही वो यन को वॉशरूम में जाते हुए देखती है, वो उसके पीछे जाती है और वॉशरूम में उसे लॉक कर देती है। उसे यहाँ पे देखकर वो उसे पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है, तो वो बताती है कि उसे एक हेल्प चाहिए। वो चाहती है कि आज उसका फियांसे जिस नेकलेस को खरीदने की कोशिश कर रहा है वो उसके ऊपर जानबूझकर बोली बढ़ाए, जिस वजह से उसे वो कीमती नेकलेस को खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे गंवाने पड़े। ये सुनकर वो उसे कहता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों चाहती हो। वो कहती है कि बस मैं ऐसे ही चाहती हूँ, तुम बस मेरा इतना काम कर देना। जिसके बाद वो जा रही होती है तभी वो फियांसे को आते हुए देख लेती है, जिस वजह से वो आपस से अंदर छुप जाती है और तभी वो फियांसे और उसकी डैड की बातें सुन लेती है। डैड को भी पता चल रहा होता है कि उनका बेटा पैसा बर्बाद कर रहा है, वो भी एक नेकलेस के पीछे, जिस वजह से वो गुस्सा कर रहे होते हैं। बाद में फियांसे बताता है कि वो इस सारी चीजें क्यों कर रहा है, तब उसके पिता जाकर शांत होते हैं। जिसके बाद वो चला जाता है और यन को भी पता चल जाता है कि ये सारी चीजें ये किंग क्यों कर रही है, क्योंकि वो अपने फियांसे को बर्बाद करना चाहती है, इसलिए वो उसके साथ देने का फैसला कर लेता है। कुछ समय के बाद एग्जीबिशन स्टार्ट हो जाता है और उस रूबी नेकलेस को सबके सामने प्रेजेंट किया जाता है। फियांसे तुरंत ही उसके ऊपर 20 मिलियन की बोली स्टार्ट कर देता है, जिससे सभी देख पा रहे होते हैं कि वो अपनी फियांसे के लिए कितना ज्यादा सीरियस है। लेकिन जैसा डील तय हुआ था, यन भी पीछे नहीं हटता है, वो भी उसके ऊपर बोली लगाना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे वो बोली 100 मिलियन तक लेकर चला जाता है, जिसे देखकर ये किंग को फिक्र होने लगती है कि कहीं फियांसे को बर्बाद करने के चक्कर में यन के पैसे बर्बाद ना हो जाए। इसलिए वो फियांसे को बहलाने लगती है और कहती है कि देखो, अगर तुम इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकती हो तो तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है, तुम्हें इसे खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ से यन भी अपना मौका नहीं छोड़ता है, वो भी फियांसे के साथ नोक-झोंक स्टार्ट कर देता है और कहता है कि मैंने तो सुना था कि इस नेकलेस को आप अपनी वाइफ को वेडिंग गिफ्ट के तौर पे देने वाले हो, लेकिन आप तो पीछे हट रहे हो। ये देखकर फियांसे पीछे न हट जाए, इसलिए वो तुरंत ही बोली बढ़ा देता है। लेकिन अब भी यन उसका पीछा नहीं छोड़ता है, वो भी बोली बढ़ाते हुए 150 मिलियन कर देता है और कहता है कि ये नेकलेस मेरी प्रिय को बहुत ही ज्यादा पसंद है। जिस लड़की से मैं बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ वो इसे पसंद करती है, इसलिए आज मैं इसे अपने हाथों से जाने नहीं देने वाला हूँ। ये सुनकर ये किंग कहती है कि पता नहीं वो किस लड़की से प्यार करता है, वो कितनी ज्यादा लकी होगी, छोड़ो ये नेकलेस मेरे भाग्य में नहीं है। ये सुनकर फियांसे भी बोली बढ़ा देता है और 200 मिलियन कर देता है, ये सोचते हुए कि वो तो जीत गया। लेकिन वो इस जाल में हार चुका होता है और उसे अपने हार के बारे में पता भी नहीं होता है। वो तो यन के सामने फ्लेक्स मार रहा होता है कि वो उसे जीत गया और आगे निकल गया। यन कहता है कि मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ
और कभी भी मैं 10 मिलियन की चीज को खरीदने के लिए 200 मिलियन तो बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। मैं आपके जितना अपनी लेडी से प्यार नहीं करता हूँ। उसी समय यहाँ पे एक लेडी आती है जिसके हाथ में 2 ड्रिंक होते हैं। वो दोनों को सर्व करती है और कहती है कि यह हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि आपने आज की सबसे महंगी चीज को खरीदा है। बट असल में पहले से ही फियांसे ने उस ड्रिंक में ड्रग मिला दिया था। ये किंग को भी इसके बारे में पता होता है, इसलिए वो उस ड्रिंक को पीने के बाद तुरंत ही वॉशरूम चली जाती है। फियांसे भी उसके पीछे पीछे जाता है। वो अपने आप को जगाने की कोशिश करती है, अपना फेस वॉश करती है और तुरंत ही इस सिचुएशन के बारे में यन को बता देती है और उससे मदद मांगती है। यन कहता है कि जब तुम्हें सब कुछ पहले से पता था तो तुमने उस ड्रिंक को पिया क्यों? इसकी बातें सुनकर ये किंग को लगता है कि शायद वो उसकी मदद नहीं करने वाला है और बाहर से फियांसे भी लगातार उसे आवाज दे रहा होता है। वो समझ नहीं पाती है कि वो क्या करे, इसीलिए लास्ट टाइम यन को कॉल करते हुए दरवाजा ओपन करती है। तभी बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है। जैसे वो दरवाजा ओपन करती है देखती है कि 2 बॉडीगार्ड ने फियांसे का काम खत्म कर दिया है और उसे बेहोश करके अपने साथ लेकर जा रहे हैं। ये देखकर उसे काफी अच्छा लगता है और वो यन की तारीफ करने लगती है। पास ही में यन होता है जो कि उसकी बातें सुन लेता है। इस सिचुएशन से तो दोनों बाहर आ जाते हैं, लेकिन ड्रग की वजह से ये किंग यन को कार के अंदर खींच लेती है और खुद की हेल्प करने के लिए कहती है। क्योंकि समय हाथ से निकल गया होता है, इनके पास हॉस्पिटल जाने का भी समय नहीं होता है, इसीलिए ये किंग आगे बढ़ती है और उसे किस करने लगती है। ये देखकर वो उसे रोकता है और कहता है कि अगर एक बार वो उसके साथ हो जाती है तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। जिसपे वो पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन यन उसकी गर्दन पकड़ते हुए अपने पास खींच लेता है और उसे किस करने लगता है। दोनों ही एक दूसरे को पैशनेटली किस किए जा रहे होते हैं। कुछ समय के बाद ये किंग को यन के घर पे देखते हैं। वो कहता है कि मैंने डॉक्टर का इंतजाम कर लिया है, एक बार अगर तुम फिर से सोचना चाहो तो सोच सकती हो। लेकिन ये किंग दूसरा चांस नहीं लेती है, बल्कि उसे फिर से किस करने लगती है। तो वो भी खुद को रोकता नहीं है और उसका साथ देता है और उसे किस करने लगता है। जिसके बाद दोनों वो रात एक दूसरे के साथ बिताते हैं और नाइट स्पेंड कर लेते हैं। एक्स्ट्रा में सुबह का सीन दिखाया जाता है। अब ये किंग इतने हैंडसम लड़के के साथ रात बिताई होती है, इसलिए बहुत ही ज्यादा खुश होती है। उसे प्यारी सी किस देती है और वहाँ से जाने वाली होती है। यान उसे पकड़ लेता है और रात के बारे में उससे पूछने लगता है कि वो रात को खुद को प्रॉब्लम में क्यों डाल रही थी। ये सुनकर वह कहती है कि उसे कुछ सबूत चाहिए थे, जिस वजह से वो ये सब कुछ कर रही थी। फ्लैशबैक से हमें पता चल जाता है कि उसे ड्रिंक के बारे में पहले से ही सब कुछ पता था और वो जानबूझकर सब कुछ होने देती है क्योंकि उसे सबूत चाहिए थे। और वैसे भी तुम तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद करती हो, इस बात का पता तो मुझे कल रात ही लग गया था जब तुम असिस्टेंट से कह के मेरे फियांसे को ठिकाने लगा रहे थे। पता चलता है कि रात में यन फियांसे के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि अपने असिस्टेंट से कह के उसे कचरे के डब्बे में फेंकवा देता है। और सुबह में जब उसकी आंखें खुलती है तो वो सीधा ये किंग के पास कॉल करता है और उसे पूछता है कि कल रात वो कहाँ पे थी। पहले तो वो झूठ बोलती है, लेकिन जब फिर से वो पूछता है तो वो कह देती है कि वो हॉस्पिटल में है क्योंकि कल रात किसी ने उसे ड्रग दिया था। और फिर वो उसके मजे लेते हुए उससे पूछती है कि तुम कल रात कहाँ पे थे। उसी वक्त में फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि बेचारे फियांसे की सुबह तो कचरे के ढेर में हुई थी और वहाँ से उसने निकलने के लिए रूरू को बुलाया होता है। बेचारी रूरू तो उसे वहाँ से ले जाने के लिए पहुँच तो जाती है, लेकिन उसकी हालत से बेचारी की तबीयत खराब होते होते बचती है। वो इस सारी बातों को छुपाता है और कहता है कि कल रात उसे घर पे कुछ काम था, इसलिए वो अचानक से वहाँ से चला गया था। जिसके बाद वो फोन को बीच में ही काट देती है और कहती है कि कल तुमने मेरे साथ बहुत ही ज्यादा मजे किया था, इसलिए तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी। ये सुनकर वो कहता है कि तुम क्या चाहती हो? देखो, मैं इस चीज को और भी ज्यादा खींचना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा और तुमसे शादी करूंगा। जिसके बाद वो फ्रेश होने के लिए चला जाता है। तभी ये किंग के पास उसके पेरेंट्स कॉल करते हैं और उसे पूछते हैं कि आखिर वो अभी भी फियांसे से शादी क्यों करना चाहती है। ये सुनकर वो कहती है कि ये सारी बातें फोन पे नहीं हो सकती हैं। जिसके बाद वो लोग वापस आ जाते हैं। ये किंग बताती है कि वो सबके सामने फियांसे को बर्बाद करना चाहती है, जिसके लिए वो शादी का नाटक कर रही है। नेक्स्ट हम सैन फैमिली को देखते हैं, जो कि शादी से रिलेटेड कुछ बात को क्लियर करने के लिए ये फैमिली में आए होते हैं और बातों बातों में ही जहाँ पे बड़े ही चालाकी से उस रूबी नेकलेस के बारे में बात छेड़ देती हैं। ये कहते हुए कि वो पहले ये किंग को शादी के नाम पे बहुत सारा गिफ्ट देना चाहते थे, लेकिन उसने पहले ही बेकार में 200 मिलियन का नेकलेस खरीदवा लिया है, इसलिए वो गिफ्ट नहीं देने वाले हैं। 200 मिलियन अमाउंट सुनकर तो सभी के पसीने छूट जाते हैं और सभी ये किंग को गलत सलत बोलने लगते हैं। ये कहते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च करती है और बिना मतलब के पैसे को बर्बाद करती है। घर वाले लाइन बाय लाइन उसे बातें सुना रहे होती हैं। आंट भी पीछे नहीं हटती हैं और उसे कहती हैं कि आज तक हम इतने ज्यादा रिच और पावरफुल होने के बावजूद भी हमारे पास इतने महंगे नेकलेस नहीं है, ना ही मेरे पास है और ना ही मॉम के पास है। और तो और तुम्हारे मॉम के पास तो अच्छा नेकलेस भी नहीं है, तो तुमने ये सारी चीजें कहाँ से सीखी है। ये सुनकर मॉम तुरंत ही अपने 1 बिलियन के नेकलेस को उनके सामने शो ऑफ करने लगती हैं और कहती हैं कि किसने कहा कि मेरे पास इतने महंगे नेकलेस नहीं है। इस टाइम जब मैं विदेश गई थी ना, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ये दिला दिया क्योंकि वो मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। ये दिखने के बाद सभी शांत हो जाते हैं, लेकिन ग्रैंडमा शांत नहीं होती हैं। वो अपने बेटे को बातें सुनाने लगती हैं कि वो अपनी वाइफ के प्यार में इतने सारे पैसे बर्बाद कर रहा है। डैड कहते हैं कि मैं अपनी वाइफ और अपनी बेटी के लिए कमाता हूँ, उन पे खर्च नहीं करूंगा तो किस पे खर्च करूंगा।
और वैसे भी सैन फैमिली 200 मिलियन वॉन का नेकलेस देने के बाद इतना ज्यादा चिढ़ क्यों रहे हैं? क्या उन्हें मेरी बेटी से शादी नहीं करना है? डैड को इस तरीके से बात करते हुए और इतने ज्यादा टाइट होते हुए देखकर सैन फैमिली की हालत खराब हो जाती है और वो तुरंत ही बात को रफा दफा करने के बाद तुरंत यहाँ से निकल जाते हैं। ये किंग और उसके पेरेंट्स भी यहाँ से निकल रहे होते हैं, तब पीछे से ग्रैंडपा उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि बहुत ही जल्द मेरा बर्थडे आने वाला है। वो तुरंत ही सभी एक एक करके बहाना बनाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। उन्हें देखकर बाकी भी बहाना बनाते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन ग्रैंडमा जो होती हैं वो ग्रैंडपा से रिक्वेस्ट करने लगती हैं और कहती हैं कि मुझे भी वैसा ही नेकलेस चाहिए, क्या तुम मेरे लिए खरीद सकती हो? लेकिन इस समय ग्रैंडपा गुस्से में होते हैं और बातें सुनाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम सभी को साथ में बैठकर नाश्ता करते हुए देखते हैं, जहाँ पे ग्रैंडपा फिर से अपने जन्मदिन के बात को छेड़ते हैं और पूछते हैं कि उनके बर्थडे की तैयारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाने वाला है। हमेशा की तरह सभी लोग मिलकर इस बार भी तैयारियों को डैड के ऊपर टालने की कोशिश करते हैं कि हमेशा की तरह बड़े भाई ये सारी चीजों की तैयारी करते आ रहे हैं, तो अगर वो इस बार भी करते हैं तो सभी चीजें अच्छी तरीके से हो जाएंगी। लेकिन डैड साफ साफ मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि अब उनके पास पैसा नहीं है, जिसपे सभी मिलकर फिर से उन्हें बातें सुनाने लगते हैं कि अपनी वाइफ को इतने महंगे नेकलेस खरीदने के लिए पैसा है, लेकिन ग्रैंडपा के बर्थडे पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए पैसा नहीं है। डैड कहते हैं कि मैं हमेशा से ही अपने डैड के बर्थडे पार्टी को ऑर्गेनाइज करता था ना, तो इस बार मेरे छोटे भाई की बारी है। छोटा भाई भी ड्रामा करने की कोशिश करता है कि उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन तभी ये किंग एक वीडियो चला देती है जिसमें अंकल आंटी के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं। आंटी को भी उनसे ज्यादा महंगे वाला नेकलेस चाहिए था, जिस वजह से वो अंकल से लड़ाई कर रही होती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं उन्हें बाहर निकालो। लेकिन अंकल अपने किसी भी पैसे को ऐसी चीजों में नहीं लगाना चाहते थे, जिस वजह से दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। लेकिन इस वीडियो को दिखाकर ये बात साबित कर लेती है कि अंकल के पास पैसे हैं, जिस वजह से उन्हें मजबूरी में पार्टी को ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। नेक्स्ट हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। आज बर्थडे का दिन होता है, सारे परिवार वाले शामिल होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक भी गेस्ट नहीं होते हैं, न ही ये किंग की फैमिली होती है, जिस वजह से ग्रैंडपा गुस्सा होते हैं और तुरंत ही अपने दूसरे बेटे को उन सभी को बुलाने के लिए कहते हैं। अंकल उन सभी को एक एक करके कॉल करते हैं, लेकिन सामने से कोई भी पर्सन कॉल नहीं उठाता है, बल्कि बहाना बना लेता है और कहता है कि वो यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। बाद में गुस्से में ग्रैंडपा ये किंग के पास कॉल करते हैं और गुस्से से उसे बर्थडे पार्टी में आने के लिए कहते हैं। तब वो भी नखरे करती है और कहती है कि वो काम की वजह से नहीं आ सकती है, जिस वजह से ग्रैंडपा गुस्सा होकर फोन को कट कर देते हैं। दूसरी तरफ हम ये किंग को देखते हैं, जो कि इस समय अपने डैड के साथ मिलकर एक नई कंपनी बनाती है और उसके रजिस्टर के लिए वो लोग आए होते हैं। साथ ही उन्हें ये भी पता होता है कि ग्रैंडपा के बर्थडे पार्टी में कोई भी गेस्ट नहीं आ सकता है, क्योंकि जितने भी गेस्ट हमेशा आते थे वो डैड के फ्रेंडशिप की वजह से आते थे, नहीं तो उनके पास इतना ज्यादा समय नहीं था कि ग्रैंडपा के बर्थडे पार्टी में जाकर अपने समय को बर्बाद करे। इसके बाद कंपनी खोलने के बाद ये किंग सीधा येन के पास आती है और उसे अपनी कंपनी के बारे में बताती है और साथ ही उससे हेल्प मांगती है कि उसके पास जो न्यू प्रोजेक्ट है वो उसे दे दे। अब येन तो पहले से ही उससे गुस्सा होता है, क्योंकि लास्ट टाइम नाइट स्पेंड करने के बाद वो बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली गई थी, जिस वजह से वो उससे सीधे मुंह बात नहीं करता है और कहता है कि क्या तुम इसी प्रोजेक्ट की वजह से मेरे पास आई हो। ऐसा कहते हुए वो अंकल लू के पास कॉल करता है, जिनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी थी। इन दोनों के आपस के कनेक्शन काफी ज्यादा अच्छे थे, इसीलिए येन थोड़ी ही देर के अंदर अंकल लू को ये किंग के साथ काम करने के लिए मना लेता है और रात की ही मीटिंग रख लेता है। जिसके बाद जब ये लोग रात में मिलते हैं तब अंकल लू के साथ उनकी बेटी लीना भी आई होती है, जो कि येन को काफी पहले से जानती थी और उसे पसंद भी करती थी। लेकिन येन को लीना में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है, इसीलिए जिस लड़की को पसंद करता था वो उसके पास जाकर बैठ जाता है। जिसके बाद दोनों में बातचीत स्टार्ट हो जाती है। कुछ ही टाइम के अंदर ये चीन अपनी बातों से अंकल लू को इम्प्रेस कर लेती है और दोनों साथ में मिलकर आगे काम करने का डिसाइड करते हैं। इसलिए वो एक दूसरे के साथ काफी ड्रिंक भी करते हैं, लेकिन येन को ये पसंद नहीं आता है, इसलिए वो ये किंग की तरफ से ड्रिंक करने लगता है। इस चीज को लीना भी नोटिस कर रही होती है, इसीलिए जैसे ये किंग वॉशरूम में जाती है वो उसके पीछे पीछे चली जाती है और बताती है कि वो येन को बचपन से पसंद करती है, इसलिए वो पीछे हट जाए। किंग कहती है कि वो ऐसा नहीं करने वाली है। लीना उसके ऊपर गुस्सा करती है और कहती है कि मैं अपने डैड से कह के इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करवा दूंगी, लेकिन ये किंग उससे डरती नहीं है, बल्कि वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि येन ये किंग को उसके घर छोड़ने के लिए आया होता है और उसे कार से बाहर निकलने के लिए कहता है। वो मान जाती है, बट जाने से पहले उसे कहती है कि वो लीना से दूर रहे, क्योंकि उस लड़की का उसके आस पास रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनकर वो उसे कहता है कि आखिर तुम ये बात किस हक से कह रही हो, तुम तो बहुत ही जल्द किसी और से शादी करने वाली हो। ये सुनकर ये किंग उसके थोड़े से मजे लेने लगती है, उसके पास जाती है और उसे टीज करते हुए कार से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसी समय बाहर उसका फियांसे आ जाता है, जिस वजह से वो घबराने लगती है। ये देखकर येन को भी जेलसी होने लगती है, जिस वजह से वो उसी कार के अंदर ही किस करने लगता है। बट कुछ समय के बाद वो पीछे हट जाता है। ये किंग कार से निकलने से पहले उससे कहती है कि तुम्हें मेरी शादी में जरूर आना होगा, जिसपे वो गुस्सा होता है, लेकिन वो उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हें आना होगा, और फिर वो कार से बाहर निकल जाती है, जिस वजह से फियांसे देख नहीं पाता है कि उसे कौन छोड़ने के लिए आया था। वो उससे पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो वो बताता है कि वो ग्रैंडपा के बर्थडे पार्टी के लिए आया था, लेकिन उसे पता नहीं है कि पार्टी कहाँ पे चल रही है। वो कहती है कि ठीक है, वो हमेशा ही ऐसे बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। जिसके बाद वो उसकी क्लोज होने की कोशिश करता है और उसके किस करने के लिए आगे बढ़ता है। ये किंग उसे देखते ही साइड हो जाती है। उसी समय
येन वापस से आ जाता है और ड्राइवर उसकी पर्स को सीधा उसके मुंह पे मारता है, जिस वजह से ये किंग को मौका मिल जाता है और वह तुरंत अपने पर्स को लेकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन इससे फियोंसे पूरी तरीके से डेस्परेट हो जाता है और कहता है कि जितने नखरे दिखाना है दिखा लो, 2 दिन बाद शादी है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं कितने नखरे दिखाता हूँ और तुम्हारी कैसी हालत कर दूंगा। जिसके बाद नेक्स्ट हमें शादी का सीन दिखाया जाता है। ये किंग बहुत ही सुंदर सी गाउन पहने हुए रेडी होकर बैठी होती है। तभी उसकी बहन फियोंसे के साथ एंट्री लेती है। दोनों को देखकर वो समझ आती है कि कुछ समय पहले दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। वो ताना मारती हुई कहती है कि तुम्हें अपनी लिपस्टिक सही कर लेनी चाहिए। जिसके बाद वो फियोंसे के साथ हॉल में एंटर होते ही उसकी निगाह येन को ढूंढने लगती है और जैसे ही येन को वो देखती है वो खुश हो जाती है। धीरे धीरे शादी की रस्में स्टार्ट होती हैं, जहाँ पे जो फियोंसे होता है वो झूठ मूठ की ये किंग की तारीफ करने लगता है और बताता है कि वो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। उसने उसके लिए तोहफा भी तैयार किया है। जिसके बाद वो अपने प्यार को साबित करने के लिए कुछ वीडियो ऑन करता है, लेकिन सामने जो वीडियो प्ले होता है वो तो फियोंसे की जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है, क्योंकि इस वीडियो में फियोंसे किसी और के साथ नहीं बल्कि रूरू के साथ काफी ज्यादा क्लोज होता है और उसके साथ इंटीमेट हो रहा होता है। शादी में जितने भी लोग आए होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन येन जब इस चीज को देखता है तो वो समझ आता है कि ये किंग क्यों बार बार उसे अपनी शादी में इनवाइट कर रही थी, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने अपने फियोंसे को बर्बाद करना चाहती थी। लेकिन फियोंसे ये किंग को इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता था, जिस वजह से वो उसे माफी मांगता है और कहता है कि ये सारी चीजें नशे में हुई थी। ये किंग कहती है कि ठीक है। उसके बाद वो अपने असिस्टेंट से अपना फोन मंगवाती है और आज जब ये दोनों किस कर रहे थे उस समय की फोटो सबके सामने लाती है और कहती है कि क्या आज भी तुम नशे में थे। जिसके बाद वो उसे कुछ नहीं कहती है बल्कि शादी तोड़कर चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। अचानक से ग्रैंडपा उसके सामने आ जाते हैं और उसे शादी ना तोड़ने की सलाह देते हैं। ये किंग कहती है कि मैं आप जितनी बेशरम बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मैं एक ऐसे लड़के से शादी कर लूँ जो कि सबके सामने मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ग्रैंडपा तो उसे लगातार यही गलत चीज करने के लिए कह रहे होते हैं और कहते हैं कि एक बार उसे गलती हुई है, तुम उसे मौका देकर तो देखो, वो फिर से सही हो जाएगा। ये किंग कहती है कि ठीक है, मैं उसे मौका देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि अगर आप ग्रैंडमा को धोखा देते हो तो क्या ग्रैंडमा आपके साथ रहेंगी? तो फिर मैं क्यों इस धोखेबाज लड़के के साथ शादी करूं जो कि आज के दिन भी मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद वो आगे बढ़ती है, लेकिन भाई आगे बढ़ के उसे रोकने की कोशिश करता है। उसी समय येन आता है और उसे पैरों से मारता है। ग्रैंडपा ये देखकर गुस्सा हो जाते हैं और उसे अपनी फैमिली से दूर रहने के लिए कहते हैं। तभी यहाँ पे ये किंग के पेरेंट्स भी आ जाते हैं, जो कि अपनी बेटी का साथ देते हैं और फियोंसे से शादी ना करने के लिए कहते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये देखकर ग्रैंडपा अपने बेटे को रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि अगर आज तुम्हारी बेटी इस रिश्ते को तोड़ देती है और तुम दोनों भी अगर उसका साथ देते हो तो हमारी ये फैमिली के साथ तुम्हारे सभी रिश्ते नाते टूट जाएंगे। ये सुनने के बाद भी डैड को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो ग्रैंडपा से कहते हैं कि ठीक है, अगर आप ऐसा ही चाहते हो तो ऐसा ही सही। जिसके बाद ये चारों यहाँ से निकल जाते हैं और ग्रैंडपा गुस्से में अपने छोटे बेटे के ऊपर हाथ उठाने लगते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये किंग के पेरेंट्स येन को फर्स्ट टाइम इतने क्लोज से देखने के बाद वो उसके बारे में बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि अगर इन दोनों की शादी हो सकती है। अब ऐसी बातों पे वो दोनों झगड़ रहे होते हैं, लेकिन येन को ये सब कुछ सुनकर अजीब लग रहा होता है। ये किंग भी येन की सिचुएशन को समझ लेती है और बहाने से अपने पेरेंट्स को रास्ते में ही उतार देती है। लेकिन उनकी बातें सुनकर येन को तो इस बात का रियलाइज हो चुका होता है कि ये किंग उसे पसंद करती है। ये बात उसके पेरेंट्स को भी पता है, बस उसे सही से पता नहीं था। ये किंग उसे कहती है कि वो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। जिसके बाद वो अपनी पहली जिंदगी एक सपने के रूप में उसे बताती है और कहती है कि वो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। ये बातें सुनकर वो उसे तुरंत ही किस करने लगता है और कहता है कि वो भी उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। उसी समय उसकी बहन उसके पास कॉल करती है और उसे कहती है कि वो उसे बचा ले, नहीं तो सैन परिवार उसे जान से मार डालेगा। जिसके बाद वो सैन परिवार में जाती है ताकि वहाँ पे चल रहे तमाशे को देखकर एंजॉय कर सके। लेकिन ये लोग उसे गलत समझ लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो रिश्ता फिर से कंटिन्यू करने के लिए आई है, इसलिए वो लोग उसे माफी मांगने लगते हैं। उनकी माफी सुनने के बाद ये किंग कहती है कि वो यहाँ पे किसी को माफ करने के लिए नहीं बल्कि तमाशा देखने के लिए आई थी। जिसपे आंट गुस्सा हो जाती है और कहती है कि देखो, तुम भी एक लड़की हो, एक समय के बाद तुम्हारी जवानी भी ढल जाएगी, उसके बाद तुम पे कोई भी ध्यान नहीं देगा, इसलिए मेरे होनहार बेटे से शादी कर लो जिसने सिर्फ एक ही बार गलती की है, नहीं तो तुम्हें आगे चलकर कोई भी नहीं मिलेगा। तभी यहाँ पे येन आ जाता है और कहता है कि किसने कहा कि इसे कोई लड़का नहीं मिलेगा। वो दोनों काफी क्लोज होकर खड़ा हो जाते हैं। फियोंसे को ऐसा लगता है कि शायद बस वो जलाने के लिए इस लड़के को यहाँ पे लाई है, क्योंकि वो पहले तो उसे बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी और वो पहले की बातें याद दिलाने लगता है कि ये किंग की नजर में येन क्या था। वो सारी बेहूदी बातें इस समय सुनकर तो ये किंग को बड़ा ही बुरा लगता है, लेकिन वो साफ साफ कह देती है कि अब वो उसे पसंद नहीं करती है। जिसके बाद येन भी फियोंसे से ये किंग का रिश्ता छुड़ाने के लिए सबके सामने उसे किस कर देता है और ये किंग भी इस बात को क्लियर कर देती है कि वो उसे प्यार करती है। वो कहती है कि अब वो सिर्फ और सिर्फ येन को पसंद करती है, क्योंकि वो एक धोखेबाज के साथ रहना नहीं चाहती है। और इसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रूरू और फियोंसे दोनों का पीछा करते हुए बाहर आते हैं, जहाँ पे फियोंसे उसे फिर से मनाने की कोशिश करता है। वो उसे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। तुमने शादी के टाइम मुझसे वादा किया था कि अगर तुम मुझसे चीट करोगे तो तुम अपने दोनों पैर अपने हाथों से कट कर दोगे। चलो अपने प्यार को साबित करो। अब ये सुनकर तो वह सुन पड़ जाता है, फिर भी उसे मनाने की कोशिश करता है।
ये किंग कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार व्यार कुछ नहीं करती हो, तुम बस मेरे पीछे फायदे की वजह से पड़े हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी फैमिली बर्बाद हो रही है और मेरे साथ रहने से तुम्हारी फैमिली फिर से ठीक हो सकती है। तुम अपनी कंपनी को बचाने के लिए मेरे पीछे पड़े हो और काफी समय से मेरी बहन के साथ मिलकर मुझे चीट भी कर रहे हो। सब कुछ वो कह ही रही होती है, तभी बहन बीच में आ जाती है फियांसे को बचाने के लिए, जिसपे वो गुस्सा हो जाती है और तुरंत ही उसे थप्पड़ लगा देती है। कुछ देर तक ये लोग बातें करते हैं, जिसके बाद यन अपनी गाड़ी मंगाता है। जैसे फियांसे उसकी कार को देखता है, वो तुरंत ही पहचान लेता है कि लास्ट नाइट इसी कार से किंग को उसके घर पे छोड़ा गया था। इसका मतलब है कि ये किंग काफी लंबे समय से उसके साथ फ्रॉड कर रही है। ये सुनकर ये किंग उसे सफाई नहीं देती है, बल्कि उसे ये कहती है कि मैं नहीं बल्कि तुम मुझे काफी समय से चीट कर रहे हो। स्टार्टिंग में भी मैंने तुम्हें मौका दिया था, उस समय भी तुमने मुझसे चीट किया था। इसके बाद मैंने कई सारे मौके दिए, लेकिन तुमने सारे मौके गवा दिए, इसलिए यहाँ पे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो येन के साथ वहाँ से चली जाती है। फियांसे इन सारी चीजों से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सारा का सारा गुस्सा रूरू पे निकालने लगता है। रूरू भी पीछे नहीं हटती है, वो भी कहती है कि अब तुम्हारे साथ रहने का कोई भी फायदा नहीं है। वैसे भी तुम्हारी फैमिली बर्बाद हो रही है और मेरी बहन को भी तुम्हारे में इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे भी तुम्हारे साथ रहने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसी वक्त उसके पास लीना कॉल करती है और दोनों साथ में मिलकर ये किंग को बर्बाद करने का प्लान बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ फिर वो जैसे ही घर पे पहुंचती है, वहाँ पे उसकी बहन होती है, जो कि सभी को देखकर नाटक कर रही होती है और कह रही होती है कि उसे अपनी गलती का रियलाइज है, इसलिए वो सभी उसे माफ कर दे। लेकिन परिवार का कोई भी उसे माफ करने को तैयार नहीं होता है, जिस वजह से वो अपना नाटक करना छोड़ देती है और कहती है कि ठीक है, आप लोग मुझे 20 मिलियन दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, नहीं तो मैं हमेशा आप लोगों को परेशान करूंगी। लेकिन ये लोग उसे पैसे भी नहीं देते हैं और ये किंग अपने कमरे में जाने वाली होती है, जिसपे रूरू गुस्सा हो जाती है और उसे जान से मारने की कोशिश करती है। ठीक समय पे यहाँ पे येन आ जाता है, जो कि उसे रोक लेता है, लेकिन उसके हाथ में चोट लग जाती है। ये किंग अपने डैड से कहती है कि रूरू को पुलिस के हवाले कर देना। जिसके बाद वो येन को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। फिर हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद वो उसे पूछती है कि वो उसके घर पे क्या कर रहा था, क्या वो उसे मिस कर रहा था। तब वो अपनी पॉकेट से लिपस्टिक निकालता है और कहता है कि हमेशा की तरह तुम मेरी कार में इसे भूल गई थी, इसलिए मैं इसे तुम्हें लौटाने के लिए आया था। ये सुनकर तो उसे उस पर बड़ा ही प्यार आता है, इसलिए वो उसे तुरंत ही किस कर लेती है और वो उसे कहती है कि वो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगी है। ये सुनकर येन कहता है कि इसका मतलब तुम मुझे पहले पसंद नहीं करती थी। सवालों से बचने के लिए वो उसे फिर से किस करने लगती है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। नेक्स्ट हमें उस एआई प्रोजेक्ट के पार्टी वाले सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे आज अंकल लोग अपने एआई प्रोजेक्ट को ये किंग को देने वाले थे। लेकिन पार्टी में फियांसे भी आ जाता है और ये किंग के सामने शो ऑफ करता है कि आज ये प्रोजेक्ट वही अपने साथ लेकर जाएगा, क्योंकि लीना ने उसकी मदद की होती है और चुपके से डॉक्यूमेंट उसके हाथों में सौंप दिए गए होते हैं। जिस वजह से वो आज बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उसे भरोसा भी होता है कि आज ये प्रोजेक्ट उसी के ही हाथ में होगी। लेकिन कुछ समय के बाद जब प्रोजेक्ट की कंपनी की अनाउंसमेंट होती है, तो पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट फियांसे की कंपनी को नहीं बल्कि ये किंग की कंपनी को मिली हुई है। और ऐसा इसलिए हुआ होता है क्योंकि ये किंग पहले से अपने फियांसे के बारे में जानती थी। उसे पता था कि जो कुछ भी उसने उसके साथ किया है, इस वजह से वो पीछे नहीं हटेगा, उसे बर्बाद करने की पूरी कोशिश करेगा। इसलिए वो उसके ऊपर नजर रख रही थी। जिस वजह से येन के साथ मिलकर उसने पहले ही पता लगा लिया होता है कि उसने लीना के साथ मिलकर उसे धोखा देने की कोशिश की है। ऊपर से इन सारी चीजों के बारे में अंकल लू को भी पता चल जाता है। उन्हें भी काफी बुरा लगता है कि उनकी बेटी ने उन्हें धोखा देने की कोशिश की है, जिस वजह से वो ना ही फियांसे और ना ही अपनी बेटी दोनों में से किसी को माफ नहीं करते हैं और दोनों को ही पुलिस के हवाले कर देते हैं। जिसके बाद ये किंग अच्छी तरीके से इस डील को फाइनल कर लेती है। बाहर आने के बाद वो येन से कहती है कि तुमने मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की है, इसलिए बताओ बदले में तुम्हें क्या चाहिए। येन कहता है कि तुम्हें मेरे लिए कुछ नहीं करना है, बस आज मेरे साथ मेरे मॉम से मिलना है, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में उन्हें बता दिया है। ये सुनकर तो वो परेशान होने लगती है और थोड़ी सी नर्वस होने लगती है कि वो कैसे मिलेगी, क्योंकि उसकी एंगेजमेंट भी अब टूट चुकी है। उसे इस तरीके से परेशान होते हुए देखकर येन भी उसके साथ थोड़ी सी मस्ती करने लगता है और उसे छेड़ने लगता है। ये कहते हुए कि वो डर रही है, वो तुरंत ही उसे किस कर देती है और कहती है कि वो डरने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ येन के पेरेंट्स को पता होता है कि आज येन उन्हें किसी से मिलवाने वाला है, लेकिन उनके बेटे के पास कभी भी गर्लफ्रेंड नहीं थी और ना ही वो किसी की लड़की के टच में रहता था, जिस वजह से पेरेंट्स को ऐसा लग रहा होता है और उन्हें ऐसा शक हो रहा होता है कि शायद वो किसी मेल को अपने साथ यहाँ पे लेकर आने वाला है। वो काफी परेशान हो रहे होते हैं, फिर सामने से असिस्टेंट एंट्री लेता है, वो भी काफी सारे गिफ्ट के साथ, जिसे देखकर तो इनकी कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मॉम हिचकिचाते हुए असिस्टेंट के पास आती है और उन्हें ये रिश्ता तोड़ने के लिए कहती है, ये कहते हुए कि आखिर मैं तुम्हें क्या कह के बुलाऊंगी, शादी के बाद मैं तुम्हें क्या कह के बुलाऊंगी, डॉटर इन लॉ या फिर सन इन लॉ। असिस्टेंट भी मॉम की बातें सुनकर कंफ्यूज हो रहा होता है और तभी यहाँ पे येन आ जाता है अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर। तब जाकर बातें धीरे धीरे क्लियर होती हैं कि असिस्टेंट की शादी तो कब की हो गई है और वो यहाँ पे सिर्फ गिफ्ट देने के लिए आया था, क्योंकि येन के हाथों में चोट लगा था।
फिर येन अपनी गर्लफ्रेंड को सबके सामने इंट्रोड्यूस करता है। मॉम तो किसी लड़की को अपने बेटी के साथ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि फाइनली अब मुझे मेरे पोते पोतियों को खिलाने का मौका मिलेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरे बेटे ने अपने लिए किसी लड़के को फाइनल किया है। जिसके बाद वो अपना सारा का सारा प्यार ये किंग पे लुटाने लगती हैं और उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट लाती हैं। ये किंग को भी ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा होता है। तभी उसके पास उसके ग्रैंडपा कॉल करते हैं और उसे तुरंत ही घर आने के लिए कहते हैं, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि अब उसके परिवार से उनके परिवार का कोई भी नाता नहीं है। जिसके बाद वो येन के साथ थोड़े अच्छे मोमेंट स्पेंड करती है और रात में येन उसे घर छोड़ने के लिए आता है, जहाँ पे वो रिवॉर्ड के नाम पे उसे किस करता है और उसके बाद उसे छोड़ते हुए वहाँ से चला जाता है। जब ये किंग घर में आती है तब वो देखती है कि उसके घर पे सारे लोग आए हैं जिन्हें वो नापसंद करती है, इसलिए वो उन्हें देखकर अनदेखा कर देती है क्योंकि उसे पता होता है कि ये लोग फिर से कोई ना कोई सीन क्रिएट करने के लिए ही आए हैं। ग्रैंडपा उससे बात करते हैं और उसे घर वापस ले जाने की बात करते हैं और कहते हैं कि मैंने कंपनी में तुम्हारे पोस्ट को भी अपग्रेड कर दिया है, तो तुम्हें यहाँ पे और भी ज्यादा नाटक नहीं करना चाहिए, फैमिली में वापस आ जाना चाहिए और कंपनी को संभालना चाहिए। ये किंग साफ मना कर देती है और कहती है कि अब मेरा ये फैमिली के कंपनी के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, और वैसे भी अगर आप लोगों को कंपनी में 1 बिलियन का घाटा नहीं हुआ होता ना तो आप लोग यहाँ पे आते भी नहीं। और रही मेरी बात कि मैं क्या करने वाली हूँ, तो मैंने पहले ही डैड के साथ मिलकर एक नई कंपनी बना ली है जिसमें एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट भी मिल गया है, तो मुझे आप में से किसी की भी मदद या फिर ये फैमिली की मदद नहीं चाहिए, इसलिए अच्छा होगा कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। अब उस ग्रैंडपा तो किसी भी तरीके से वहाँ पे चले जाते हैं, लेकिन अगले दिन से वो ये किंग को बर्बाद करने की लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पे ये किंग के बारे में बहुत सारे अफवाह फैलाने लगते हैं कि बचपन से ही उन्होंने उससे बहुत ही ज्यादा लाड प्यार से बड़ा किया, उससे पढ़ाई के लिए विदेश भेजा, लेकिन जब वो काबिल हो गई तो उसने अपनी ही कंपनी को छोड़ दिया, यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स भी अब उस पर ध्यान नहीं देते हैं। आगे ग्रैंडपा बताते हैं कि वो परिवार में सबसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो उसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि वो परिवार में वापस आ जाए। ये किंग ये सब कुछ देख रही होती है, साथ में यहाँ पे काफी सारे लोग भी होते हैं जो कि ये किंग को ये भला बुरा कह रहे होते हैं। तभी उसे एक आइडिया आता है, वो तुरंत ही येन के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है और थोड़ी ही देर में उसे एक्टिव भी कर देती है। दूसरी तरफ ग्रैंडपा को ऐसा लग रहा होता है कि इस लाइव स्ट्रीमिंग से ये किंग उनके पास वापस आ जाएगी, बट ऐसा तो नहीं होता है। उनके पास एक किडनैपर की कॉल आती है जो कि उन्हें बताता है कि उन्होंने उसके पोते को किडनैप कर लिया है और अगर वो उसे सही सलामत देखना चाहते हैं तो उन्हें 5 मिलियन देना होगा। ये सुनकर ग्रैंडपा तुरंत ही पैसे लेकर वहाँ पे पहुँच जाते हैं, बट वहाँ पे जाने के बाद ग्रैंडपा को पता चलता है कि उनकी लाइव स्ट्रीमिंग की वजह से किडनैपर ने ये किंग को भी किडनैप कर लिया है और वो उसे और भी ज्यादा पैसे मांग रहे होते हैं। ग्रैंडपा से कहते हैं कि अगर वो अपने पोते पोती दोनों को बचाना चाहते हैं तो उन्हें डबल अमाउंट देना होगा, नहीं तो इतने पैसे में वो सिर्फ और सिर्फ अपने पोते को ही बचा सकते हैं। अब ग्रैंडपा तो पहले से ही लड़कों को पसंद करते थे, इसलिए वो अपने पोते को बचाते हैं और ये किंग को उसी हाल पे छोड़ देते हैं, बट उन्हें पता नहीं होता है कि ये सारी चीजें ये किंग के द्वारा प्लान की गई थी। जैसे ही ग्रैंडपा का असली चेहरा सामने आ जाता है, ये किंग बताती है कि उसने तो ये सब कुछ प्लान किया था ताकि वो ग्रैंडपा के असली चेहरे को दुनिया के सामने ला सके। जिसके बाद वो कैमरे की तरफ इशारा करती है, यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होती है और सभी लोगों को ग्रैंडपा का असली चेहरा दिखाई दे देता है। फिर जैसे ये किंग यहाँ से बाहर निकलती है, येन उसे तुरंत ही गले लगा लेता है क्योंकि उसे उसकी फिक्र हो रही थी। येन बताती है कि ये सब कुछ तो नाटक था, लेकिन फिर भी येन को उसे खो देने का डर होता है, इसलिए वो उसे तुरंत ही शादी के लिए प्रपोज कर देता है। ये किंग के पास भी उससे ना कहने की कोई वजह नहीं थी, इनफैक्ट वो भी उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए वो तुरंत ही हाँ कर देती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि ये सारी चीजें भी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। जितने भी लोग उन दोनों को साथ में देख रहे होते हैं वो भी काफी खुश होते हैं और उनके लिए चीयर कर रहे होते हैं। अगले सीन में तो असिस्टेंट भी आकर ये किंग से पूछ लेती है कि वो शादी कब करने वाले हैं। वो भी काफी खुश होकर उसका आंसर दे रही होती है। तभी इन्हें पता चलता है कि ग्रैंडपा और अंकल दोनों ही ये किंग से मिलने के लिए आए हैं, जो कि अपने 7 शेयर्स के पेपर्स भी लाए होते हैं और वो कंपनी के सारे शेयर्स ये किंग को देना चाहते थे। लेकिन ये किंग को कंपनी के बारे में पता था कि इसमें कंपनी की हालत बहुत ही ज्यादा बकवास चल रही है। अगर वो कंपनी में फिर से जाती है तो उसे बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी की जिस तरीके से हालत है वो कुछ ही टाइम में पूरी तरीके से बैंकक्रप्ट होने वाली है। इसलिए वो मदद करने से मना कर देती है और उसके बाद गार्ड को बुलाने के बाद दोनों को वहाँ से बाहर निकाल देती है, क्योंकि अब उनके झांसे में वो बिल्कुल भी नहीं फंसने वाली थी। जिसके बाद डैड यहाँ पे आते हैं तो ये किंग अपने डैड से कहती है कि अगर वो अपने भाई और अपने डैड की मदद करना चाहते हैं तो मदद कर सकते हैं, लेकिन डैड भी अपने हाथ खड़े कर देते हैं और कहते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने किया था उसकी वजह से वो उन्हें कभी भी माफ नहीं करने वाले हैं। जिसके बाद ये फैमिली की कंडीशन तो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि कंपनी बैंकक्रप्ट हो चुकी थी, जिस वजह से उन्हें उस बड़े घर से छोटे से घर में शिफ्ट होना पड़ गया था, जहाँ पे आंट और ग्रैंडमा दोनों को ही काम करने पड़ते थे। आंट सफाई करती थी, वहीं ग्रैंडमा खाना बनाने का काम करती थी। लेकिन पहली बार ये सारी चीजें करने की वजह से सभी की सभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने लगते हैं कि ये उनकी गलती है। उसी समय घर के अंदर ये परिवार का होनहार पोता आता है, जो कि ग्रैंडमा से उनके
कंगन को छेड़ने की कोशिश करता है क्योंकि वो कीमती होती है और उसे जुए की लत होती है, जिस वजह से वो उन्हें धक्का देते हुए इस कंगन को निकालने की कोशिश करता है। इस चक्कर में अंकल को भी चोट लग जाती है और ये सारी चीजें देखकर ग्रैंडपा को हार्ट अटैक आ जाता है, जिसके बाद एक नौकरानी भागते हुए इनके पास आती है और ये फैमिली के कंडीशन के बारे में बताते हुए उनसे मदद मांगती है, लेकिन ये लोग ये फैमिली की मदद करने से मना कर देते हैं और इसी सीन पे इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है। सो आपको ये ड्रामा कैसा लगा? क्या हमारी कहानी की मेल लीड ने अच्छे तरीके से रिवेंज लिया? ये सारी बातें कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब के साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।